बैक टू द प्रोग्राम सोसाइटी से जुड़े सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे विश्व में। और यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1995 में डिक्लेयर किया गया था कि एवरी ईयर जो जुलाई मंथ का फर्स्ट सैटरडे आएगा उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। और इसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा हम इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी एंड वर्ल्ड पीस को किस तरह से लागू कर पाए। और इसको लागू करने के लिए इस कोऑपरेशन डे का एम है। और पूरे विश्व में अलग अलग संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स और जो भी सोसाइटी है, ये सभी इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि कैसे हम बाय कोऑपरेशन जो जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए एक जस्ट फ्यूचर का निर्माण कैसे हम कर पाए, कैसे एक बेटर वर्ल्ड और बेटर नेशन का निर्माण कर पाए। और जब हम बात करते हैं कि हमें एक बेटर नेशन यानी कि इंडिया को निर्माण करना है, तो उसमें बहुजन सोसाइटी को भी हमें एक बेटर वे में रिकंस्ट्रक्ट करना है। और उसमें भी जो सॉलिडारिटी है, इक्वालिटी है, जो हमें वैल्यूज़ मिले हैं बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमें लागू करना है। तो आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सभी इस दिवस पर एक अपना प्रेरणा ले कि हम भी बहुजन समाज में जो सहकारिता है उसको और डेवलप कर पाए। और बहुजन समाज में सहकारिता के द्वारा इस कास्ट कल्चर को और जो स्टुपिडिटी ऑफ कल्चर है उसको ख़त्म करके एक बहुजन समाज का एक अवेयर सोसाइटी, एक अवेयर एज अ पर्सन, अवेयर सिटीजन का निर्माण करके हम बहुजन समाज को रिकंस्ट्रक्ट करें और बेटर नेशन के निर्माण की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएं। हमारे इस बात के साथ हम आज इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे को सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही जो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि हमें व्हाट इज़ द पर्पस टू क्रिएट स्लेवरी कल्चर, जिसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत प्रतिभा आनंद जी। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम आप आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी बात रखें। थैंक यू प्रियंका जी। आवाज आ रही है मेरी? यस मैडम, ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू। सभी सहकारियों को मेरा सादर जय भीम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम अपना जो कास्ट का जो थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसको आज जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पर्पस टू क्रिएट कल्चर ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट वो जो बनाने के पीछे जो उनका जो पर्पस था वो मेन क्या था। मतलब अगर कोई भी चीज क्रिएट की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो कास्ट को बनाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले 2 लेक्चरों में हमने ये जाना कि जाति क्या है। पहला जो हमारा जो टॉपिक था कास्ट का कि जाति क्या है, उसको हमने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश करी। दूसरा जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये जानने और समझने की कोशिश की जाति किसने बनाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको जो जाति बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था या पर्पज क्या था। तो अगर हम इसका जो मेन अगर एक शब्द में कहें तो जो इसका जो मेन पर्पस था वो जो सवर्ण जो जातियां थी उनको लाभ पहुंचाने के लिए और जन्मांतर जो हमारा जो बहुजन समाज था उसको गुलाम बनाए रखने के लिए सिर्फ ये जाति इन्होंने क्रिएट की। और उसको जो है इस तरीके से इमिटेशन किया, उसका अनुकरण मतलब किया कि समाज उसके पीछे बिना सोचे समझे उसको फॉलो करता रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ जो मुट्ठी भर जो लोग थे 50 उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए इस जाति को बनाए रखा गया। जैसे कि कुछ इसके जो मेन जो टॉपिक हैं वो मैं रखती हूँ। जैसे पहला हम आज जो टॉपिक उसका एक पॉइंट है वो है टू बेनिफिट एंड वैल्यू फॉर द अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, एंड टू विक्टिमाइज एंड सप्रेस द बहुजन समाज।
बहुजन समाज में शूद्राज एंड अति शूद्राज टू रूल ओवर देम बाय इनिशिएटिंग एंड perpetuating the slavery of subservient। तो इसको ये मतलब जो जाति का जो इन्होंने जो प्रयोजन किया, जो जाति का जो इन्होंने निर्माण किया, वो सिर्फ जो चंद जो मुट्ठी भर जो लोग थे, जिसमें सवर्ण जो इनका जो वर्ग था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको सिर्फ बेनिफिट यानी फायदा पहुंचाने के लिए, और इनकी जो वैल्यू है उसको अपर कास्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, और जो हमारा जो बहुजन समाज था जिसमें हम शूद्राज और अति शूद्राज आते हैं, उनको और सताने के लिए, दबाने के लिए इसका जो है निर्माण किया हुआ इन्होंने। तो इसकी जो शुरुआत है, और उनको मतलब गुलाम, सदियों तक गुलाम बनाए रखने के लिए और अपने अधीन मतलब दबाए रखने के लिए और गुलाम बनाए रखने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया। सेकंड पॉइंट है इसका, जैसे क्रिएशन इज मोर डिफिकल्ट देन रिटेंशन। मतलब एक बार जाति का अगर निर्माण हो जाए तो उसका निर्माण करना मतलब कठिन है, लेकिन उसको अवधारण करना मतलब कठिन नहीं। एक बार आप इसको बना दीजिए, फिर उसके बाद ये मतलब चलती रहेगी, क्योंकि इसको बनाना जितना कठिन है, उसको चलाए रखना उतना कठिन नहीं है। तो ये एक बार जैसे बन जाती है तो फिर ये चलती रहेगी। थर्ड वन है कि वंस यू क्रिएट इट देयर इज नो प्रॉब्लम इन इनिशिएटिंग इट, इट विल बी सिंपल गो ऑन। ये एक बार जैसे अगर इसका आप इसको क्रिएट कर दीजिए, बना दीजिए, इसका निर्माण अगर कर देते हैं तो फिर ये सिंपल चलती रहेगी। टू ऑर्गेनाइज एंड मेक इन वॉलंटरी ग्रुपिंग विद द सेक्शंस ऑफ बिलीफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड अबव ऑल। जाति को संगठित करके अनैच्छिक गुट या समूह में डालने के लिए धर्मशास्त्रों की प्रथाओं, परंपराओं को तर्कहीन आस्था या धारणाओं का बखान करना पड़ता है। मतलब ये जो जाति है, इसको बहुजन समाज के ऊपर अपना शासन या वर्चस्व बनाए रखने के लिए दासता और अधीनता की प्रथा को उत्पन्न ही नहीं किया, बल्कि जाति प्रथा द्वारा उसको आज तक टिकाए हुए हैं। तो इसको एक बार मैं रिपीट और कर देती हूँ कि जो जाति बिना किसी प्रयोजन के उत्पन्न नहीं हुई, इसका एक इनकी सोची समझी साजिश कह सकते हैं, या एक पूरा एक 1 by 1 इनका पूरा एक प्रयोजन था जिसके तहत इसका इन्होंने मतलब निर्माण किया। और सिर्फ इसलिए कि जाति के निर्माण में एक विशेष उद्देश्य में एक इनका निजी जो स्वार्थ था, वो सिर्फ यही था कि जो हमारा जो बहुजन समाज है उसको जन्म जन्मांतर सदियों तक उसको गुलाम बनाए रखना। तो जाति व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है वो इसलिए बनाया गया ताकि मुट्ठी भर लोगों को इसका फायदा मिले, और जो बहुजन समाज है उसके विरुद्ध अमानवीय, अपमान और उनका पशुओं के समान उनका उत्पीड़न कर सकें। तो जो इनका जो मेन पर्पस था वो जाति के जो बनाने के लिए सिर्फ इतना ही था कि उनको जो सवर्ण समाज है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। बाबा साहब ने अपनी जो बुक जाति का विनाश में ये कहा है कि जो पूना में अगर पेशवाओं के शासन की अगर हम बात करें तो पूना में पेशवाओं का शासन रहा है। उनके शासन काल में जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, तो उसमें शूद्रों के ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं हमारे बहुजन समाज के ऊपर कि उनको रास्तों पर मतलब चलने के लिए भी मनाही थी। उनसे ये कहा गया था कि आप जो है सिर्फ जो सुबह और या रात को ही चल सकते हैं, दिन में आपको चलने के लिए मनाही है। और अगर आप उन रास्तों पर अगर चलेंगे तो आपको एक काला धागा बांधना पड़ेगा, जिससे कि उनकी मतलब पहचान हो सके, और जिससे कि वो समझ में आ जाए कि भाई ये जो ये शूद्र समाज के लोग हैं,
इस तरीके से उन पे मतलब अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। और जो अतिशूद्र जो जातियां थी उनके गले में मतलब मटका और कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी, जिससे कि उनकी ये पहचान हो जाए कि ये उनसे भी ज्यादा मतलब निम्न स्तर के हैं। और अगर रास्ते पर वो चलते हैं तो उनके जो पैरों के जो निशान हैं वो झाड़ू से मिट जाएं। और अगर वो मतलब थूकते हैं तो जो है वो उनके गले में जो मटका था उसमें ही उनको मतलब थूकना है। तो इस स्तर का मतलब जो है अमानवीय अत्याचार जो पशुओं के समान मतलब जो है उस समय इनके पेशवाओं के राज्य में हमारे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर किया जाता था। तो ये सिर्फ जो वर्गों में जो उन्होंने जो हमें बांटा सिर्फ इसीलिए कि मतलब उनको अपना गुलाम बनाए रखें और उनको अपना अधीन बनाए रख सके और उनके साथ जितना अत्याचार कर सकते हैं उतना कर सके। तीसरा, उन्होंने मतलब इस तरीके के नियम बनाए थे कि बहुजन समाज को अपने घरों पर मतलब जूते लटकाना है। जैसे ये जो काला धागा बांधने वाली जो मैंने अभी जो एक प्रथा की परंपरा की बात की, तो वो हम आज भी देखते हैं हमारे समाज में जो हमारे समाज की या और अन्य समाज की महिलाएं भी मतलब जो काले धागे बच्चों के बांध देती हैं। तो ये उसी समय से जो एक तरीके से परंपरा चली जा रही है। मतलब वो ये भी एक तरीके से इमिटेशन ही है कि भाई चला आ रहा है, आप बांधते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये काला धागा किस पर्पज से इसकी शुरुआत हुई, कैसे क्यों बांधा गया। तो ये सिर्फ हमारी जो पहचान करने के लिए कि भाई ये शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, तो उनकी पहचान के लिए सिर्फ जो है काला धागा बांधा गया था, जो आज तक मतलब जो है इसको बांधते चले आ रहे हैं बिना सोचे समझे कि भाई ये क्यों किस लिए मतलब इसकी शुरुआत हुई। और जो बहुजन समाज को अपने घरों पर जूते लटकाना अनिवार्य था जिससे उनकी पहचान हो सके। तो ये उनको अपने जो नौकरियां थी या जो निम्न स्तर के जो घर रहने का स्तर भी तो बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं, उस पर भी वो जूते लटकवाते थे कि भाई ये जब जिससे कि इनकी पहचान हो सके कि इनका घर है और हमें इनसे बच के निकलना है, इनकी परछाई से भी दूर रहना है। तो ये भी परंपरा जो उसी समय से चली आ रही है कि हम आज भी देखते हैं कि जैसे बहुत से लोग अपने मकान के ऊपर ही जूते लटका लेते हैं कि भाई जो ऐसे नजर ना लग जाए, या जो भी उनकी उसमें जो सोच रहती है। तो वो भी बिना उस चीज को सोचे समझे कि भाई कहाँ से आया जूते लटकाने का, वो आज भी मतलब हम देख सकते हैं कि वो जो घरों में जूते उसको लटका देते हैं। तो जाति का जो विनाश पुस्तक है उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि जो बलाई जाति के जो लोग थे उनको अपनी जो 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 पगड़ी पहनते थे या धोती पहनते थे उस पे जो गोल्डन जो किनारी है उसकी भी वो भी नहीं लगा सकते थे कि भाई ये तो सिर्फ जो है जो जो समझ जाती है उन्हीं को इस चीज का अधिकार है, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, या फिर अच्छा रहन सहन, जो सिर्फ जो है जो ब्राह्मण या सवर्ण जाति है जिसमें इनकी क्षत्रिय और वैश्य जो समाज है कि उनको ही सिर्फ इस चीज का अधिकार है। बाकी जो है हमारे बहुजन समाज को या जो शूद्रास कहते हैं तो उनको इस चीज का मतलब अधिकार नहीं था। किसी सवर्ण हिंदू के यहाँ पर मृत्यु हो जाने पर उनके रिश्तेदारों के यहाँ सूचना देने का काम ये भी बलाई जाति के लोग करते थे। जैसे किसी सवर्ण के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो चाहे उनके रिश्तेदारों को घर कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनको मतलब पैदल ही इस तरीके से भेजा जाता था कि आप जितनी जल्दी इस सूचना को पहुंचाना है आपको जितना संभव हो सके। तो वो भी काम मतलब जो है ये हमारे समाज के लोगों का था। तो उनको सूचना देने का काम हो या उनकी जो ये सवर्ण जाति की जो इनकी जो विवाह हुआ, शादियां हुई, जो भी कोई इनका कुछ भी फंक्शन होता था तो उनके आगे जो नाचने गाने का जो काम था तो वो भी मतलब जो बलाई जाति की जो महिला पुरुष थे उन्हीं का काम था कि भाई ये नाचने गाने का काम भी यही करेंगे। बाकी जो शूद्रा जो अति शूद्रा थे उनको तो ये मतलब उनकी परछाई से भी दूर रहते थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जातियों को भी इन्होंने एक कैटेगरी में नहीं रखा है, उसको भी सीढ़ी नुमा ढांचा बनाया है कि वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर। जो सबसे निम्न स्तर है उसको तो इन्होंने बिल्कुल ही अलग रखा है कि भाई उसकी तो परछाई से भी दूर रहना है, उसको अगर वो रास्ते पर चलेगा तो उसके निशान नहीं पड़ने चाहिए, या वो थूकेगा तो जमीन पर नहीं थूकेगा, चाहे उस पर जानवर कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंसान को तो इन्होंने जानवर से भी नीचे रखा है। मतलब हमारे समाज को तो जानवर से भी नीचे है कि उस रास्ते पे कोई जानवर मल मूत्र कर सकता है, लेकिन मतलब जो हमारा जो समाज के जो लोग हैं वो थूक भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें गले में उन्होंने मटका लटका दिया। तो जो जो बलाई जाति का जो लोग थे, जो समाज के जो महिला पुरुष थे, तो उनका कार्य था कि मतलब जो है वो उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी जाएंगे, नाचने गाने का काम भी करेंगे।
और बाकी जो हमारे समाज के लोगों से तो इन्हें बहुत दूर रहना है। अच्छा, बलाई जाति की जो महिलाएं थी उनको सोना चांदी के आभूषण पहनने की मनाही थी। मतलब उनको सिर्फ ये इनका ये मानना था कि जो सोने चांदी के जो आभूषण है वो तो सिर्फ समण जाति की जो महिलाएं हैं वही पहनेंगी, उन्हीं को इसका अधिकार है। बाकी जो और किसी जाति को मतलब इस चीज की मतलब परमिशन नहीं है उनको पहनने की। अच्छा, और बलाई महिलाओं को ही हिंदू स्त्रियों के प्रसव, जिनको आज जैसे हम दाई माँ भी बोल देते हैं, तो ये एक्चुअली वहीं से आया है। तो महिलाओं को हिंदू स्त्रियों के प्रसव कराने का काम भी उन्हीं का ही था, उनके लिए रखा गया कि अगर उनका प्रसव कराना है या जो भी तो वो भी उन्हीं का कार्य था। और ऐसा नहीं था कि वो इस सेवा के बदले जो इनसे इतना काम जो लेते थे या जो इनसे जो इतनी सेवा लेते थे तो उसके बदले में उन्हें कोई मेहनताना या कोई पारिश्रमिक दिया जाए, तो वो उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। वो सिर्फ जो उन्हीं पर पूरी तरह निर्भर थी कि भाई चलो खाने के लिए दे दिया या अपने जो पुराने कपड़े वस्त्र वगैरह हैं वो उन्हें पहनने के लिए दे दिए, तो उसके लिए उनको कोई पारिश्रमिक वगैरह जो है इस तरीके की चीजें नहीं दी जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब जो है किस स्तर तक जो है इन्होंने हमारे समाज के लोगों के साथ में इतना बद से बदतर मतलब बुरा व्यवहार किया है। इसी तरह की एक जो घटना जो ज्योतिराव जो फूले हैं, तो उनके साथ भी मतलब हमें देखने को मिलती है। ये भी हमने पुस्तक में पढ़ा है कि उन अपने एक दोस्त की शादी में जब वो गए तो वो समर जाति का उनका दोस्त था, तो वो मतलब खुशी खुशी उसमें शादी में शामिल होने के लिए जब जाते हैं तो उनके जो उसमें बारात में जो समर जाति के जो और लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो जो है एक अछूत को अपनी शादी में बुला लिया बारात में, तो हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो बाबा ज्योतिराव फुले को मतलब जो है बहुत अपमान महसूस हुआ कि भाई जो मेरे दोस्त की शादी में तो मैं तो इतनी खुशी खुशी आया हूँ और इस तरीके से मेरा जो अपमान हो रहा है। तो उनका मन बहुत मतलब इस चीज से बहुत द्रवित हुआ कि मतलब ये कैसी दोस्ती है कि मैं दोस्त होने के नाते भी मेरा इतना अपमान हो रहा है। और जब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इनको बाहर नहीं निकालोगे इसमें से तो हम तो आपकी बारात को आगे नहीं जाने देंगे या हम बारात को छोड़ रहे हैं, तो उनको मतलब मजबूरन वहां से बाहर आना पड़ा। तो जो मांग और मतंग जाति के जो लोग थे तो वो उनका स्तर जो इतना नीचे था तो उन्हें ये लगा कि भाई ये तो सिर्फ इसमें इनको बारात में शामिल नहीं होने दिया जाता, और उससे इतने ज्यादा ये इनको दुख हो रहा है। तो वो इतने अज्ञानी थे कि वो उन पर हंस रहे थे, बाबा फुले पे हंस रहे थे कि भाई सिर्फ इन्हें शामिल नहीं होने दिया जा रहा है उससे ये इतना दुखी हैं, और बल्कि हम तो जो झूठे जो पत्तलों में जो बचा हुआ जो खाना होता है वो लोग उसको खा रहे थे। तो मतलब इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ये भी नहीं उन्हें ये लग रहा था कि सिर्फ इनको शामिल नहीं होने दिया जा रहा है उससे इतना दुखी है, और हम तो जो है इनका झूठन खा रहे हैं। तो इस स्तर तक मतलब इन्होंने उनको मानसिक रूप से इतना गुलाम या इतना पंगु बना दिया था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह का जीवन स्तर उनका मतलब हो गया है। और इसी तरह की एक और घटना है कि जयपुर राज्य में जो चकवारा गांव है, तो वहां पर भी एक अछूत अपने समाज के एक मनुष्य ने एक धार्मिक यात्रा से जैसे वापस आते ना, आज कहते हैं कि भाई आज हम एक कोई धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं या कोई जाति वगैरह जात करने जा रहे हैं, इस तरीके कुछ इनके रहते हैं आजकल भी ये पाखंड टाइप पे चल रहे हैं। तो उसके बाद में इनके यहाँ एक नियम हो रहा है कि भाई जब हम कोई धार्मिक आयोजन या कोई जात वगैरह इस तरीके से लगा कर या करके आएंगे तो उसके बाद में अपने जो समाज के या अपने परिवार के या नाते जो रिश्तेदार हैं उनको हम जो है खाना खिलाएंगे। तो उसका ये है एक ट्रेडिशन आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो उन्होंने जो जयपुर राज्य में जो चकवारा गांव था तो वहां पर भी एक अछूत ने इस तरीके का ही धार्मिक यात्रा से वापस आकर और खाने का मतलब आयोजन रखा। तो उसमें चूंकि भाई वो एक धार्मिक यात्रा करके आए थे तो मतलब बहुत खुशी थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई जो है मैं इतना बड़ा आयोजन करके आया हूँ और मैं तो एक अपने रिश्तेदारों के लिए देसी घी की मतलब खाने का वो आयोजन करता हूँ जिसमें खुशी खुशी सबको देसी घी का खाना बनाएंगे और मतलब उसमें सबको इस तरीके से उनका स्वागत वगैरह देसी घी खाने से किया जाएगा। तो जब ये बातें जो उसको उनको सवर्णों को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि भाई ये तो देसी घी खाने का तो सिर्फ राइट हमारा, ये जो अछूत जो लोग हैं या निम्न जाति के लोग हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं ये वाला कैसे मतलब देसी घी का खाना खा सकते हैं।
तो मतलब उनको जब तो ये लोग सवर जो लोग पहुंच गए लाठी डंडे लेके और उनको मतलब मारा पीटा, सारा जो खाना था वो सब धूल मिट्टी में मिला दिया, तो और लाठी डंडों से मार के उनको भगा दिया। तो इस तरीके का मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके का जीवन मतलब हमारे बहुजन समाज ने जिया है। और इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कितना अपमान सहा और कितना वो हमारे लिए मतलब ये एजुकेशन फिलोसफी ये छोड़ कर गए कि आप जो इस चीज को समझिए और ये जो जो धर्म पाखंड है और जो अंधविश्वास है इससे आप बाहर आए। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश सिर्फ इसी वजह से की है। और अपने क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें झेली और जब उनको लगा कि भाई जो है अगर अगर हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा जो आने वाला समाज है तो वो भी जो चीजें हम आज झेल रहे हैं तो वही चीजें जो हमारा जो आने वाला जो समाज है वो ये चीज झेलेगा। तो इसके लिए उन्होंने फिर जो है जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने मतलब संघर्ष किया। तो चूंकि वो जब हम कोई इंसान किसी चीज को उत्पीड़न को सहन करता है तो वो उसकी जो भयानकता है उसको समझता भी है। तो चूंकि हमारे जो हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने इस चीज को सहा है, चाहे वो ज्योतिराव फूले रहे हों या बाबा साहब रहे हों। बाबा साहब को भी अब जो मलाड तालाब का जब 1927 में जो उन्होंने आंदोलन किया तो उसमें भी यही चीज थी कि भाई जानवर तालाब से पानी पी सकता है लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता है। तो उसके लिए फिर उन्होंने आंदोलन किया। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने किस हद तक जो है हमको समझाने का काम किया है। क्योंकि उन्होंने जो सहा तो उसके लिए उन्होंने कोशिश करी हमें समझाने की और हमें एजुकेशन फिलोसफी देने की जिसको सोचने में कहीं ना कहीं हम कम पड़े, जो हमारा स्तर आज भी यही है। और यही चीज आज हमारे सामने भी है कि अगर हम ये सोचते हैं कि जो जितना हमारे लिए है वो उतना ही सफिशिएंट है तो ये फिर हमारी मतलब बहुत बड़ी भूल रहेगी। क्योंकि आने वाला जो समाज है जो हम आज देख रहे हैं स्तर, तो वही फिर जो वापस जो हमारे महापुरुषों ने झेला वही समाज वापस आ जाएगा अगर हम आज भी नहीं इस चीज को समझते हैं। क्योंकि सिर्फ जैसे एक परिवार की अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं तो जो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो आज के टाइम में सिर्फ पढ़ लिख जाए और जो मतलब किसी अच्छी उनको सर्विस मिल जाए। और बाकी माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि भाई जो है उनके लिए हम उनको अच्छे एजुकेशन दे दें, उनकी अच्छी तरह वो सेटल हो जाएं और उसके बाद में जो भी कुछ है उनके लिए हम थोड़े से जो भी हमारी जमा पूंजी है वो हम उनके लिए छोड़ जाएं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जो है उनके लिए हम जमा पूंजी छोड़ जाएंगे, उनकी उनकी शादी वगैरह जो जो है वो उनको सेटल कर देंगे या उनको एजुकेशन दिला देंगे। और लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जब आने वाले टाइम में उनका समाज में स्थान हम क्या छोड़ के जाएंगे। अगर इस तरीके से ये पाखंड अगर ये चलता रहा तो फिर ये समाज में तो फिर किसी भी स्तर तक या नहीं छोड़ेंगे हमें। तो हमें ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि सिर्फ उनको पढ़ाना लिखाना या उनकी शादी या नौकरी वोकरी यही हमारा पर्पज नहीं है। लेकिन समाज का जो स्तर जो इतना गिर चुका है उसको बदलने के लिए पुनः निर्माण के लिए उसकी दिशा में भी हमें जो है ये चीज सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो ये इन 3 दिनों में थोड़ा सा जितना मैंने अपने ये जो हमारा जो पीवीएसपी जो प्रोग्राम है जो हमारी MKSOT, तो इससे जितना मैंने जो सीखा है वही कम शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। और हो सकता है कि जो है मैंने बहुत अच्छा नहीं समझाया हो, लेकिन चूंकि सिखाना और समझना तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसको हम आगे भी इस तरीके से जारी रखेंगे। तो इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना मैं आज का जो टॉपिक है उसे मतलब समाप्त करती हूँ। और अपना ये स्लोगन जो हमारा पीवीएसपी का है उसे दोहराती हूँ कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा और महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ओवर टू प्रियंका जी। सभी आज के तीसरे दिन के महिला टीटीसी महिला ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप में आई हुई सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज हम 3 प्रश्नों के उत्तर जान पाए। 5 सब्जेक्टों के पहले सब्जेक्ट के 3 प्रश्न, हर सब्जेक्ट के 5 प्रश्न हैं, 5 भाग हैं, 5 सब्जेक्ट। कास्ट के 5 भाग हैं, उसमें से 3 भाग हो पाए। इसके बाद एजुकेशन फिलॉसफी शैक्षणिक दर्शन पर
चर्चा होगी, उसको भी 5 भागों में बांटकर बात होगी। क्या से सिखाएं, बहुत सारे जो अड़चने हुई प्रश्न आ रहे हैं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते समय बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। फिर सोचना कैसे, सोचना सिखाना कैसे, ये भी आपके सामने प्रश्न आए, वो भी समझाया जाएगा। सहयोग कैसे बढ़े, परस्पर महिलाओं में सहयोग कैसे बढ़े, परिवार में सहयोग कैसे बढ़े, समाज में सहयोग कैसे बढ़े, ये भी एक बहुत गहराई से 5 दिन ये भी समझाया जाएगा। और फिर हम नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वो भी 5 दिन समझाया जाएगा। आज पहले सब्जेक्ट के कास्ट के 3 भाग आपने समझे, इस पर आपको कंसंट्रेट होना चाहिए। जो सब्जेक्ट हमने आपको अपने देखा होगा, आपके साइट पर वो सब्जेक्ट डाले गए, 5 सब्जेक्ट, उसका तीसरा सब्जेक्ट आज प्रतिभा आनंद ने बहुत ही कुशलता पूर्वक समझाने की कोशिश की उन्होंने। और एक बहुत लास्ट में एक उन्होंने, भाई ये सारा कुछ अंतिम नहीं है, मैं जो समझा रही हूँ, मैं खुद समझ रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझना और समझाना ये निरंतर प्रक्रिया है। इससे उन्होंने अपना आज का अंतिम लेक्चर क्लोज किया है। तो आप लोगों ने प्रश्न करते समय कास्ट पर प्रश्न के आप ये 3 प्रश्न जो रखे, कास्ट है क्या, कास्ट किसने बनाई, और बनाने का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या। अब इन 3 चीजों पर जितना ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये लगेगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, क्योंकि कास्ट के समझने में ही कास्ट की बीमारियों के इलाज छुपे। कास्ट को समझने में कास्ट की बीमारियों के इलाज में थोड़े प्रश्न जो आ रहे हैं बहुत सरल आ रहे हैं, और जो सब्जेक्ट है उस पर कम प्रश्न आ रहे हैं। अभी सादा सब्जेक्ट अच्छा है कि कुछ तो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ रेलेवेंट आने वाले समय के लिए रेलेवेंट है, आने वाले सब्जेक्ट। अभी शूद्र अतिशूद्र का फर्क हमारे 3-4 महिलाओं ने, त्रिवेणी भास्कर, जसप्रीत कौर, दीक्षा गौतम और रितिका नाहर सिंह, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। प्रश्न अपने आप में रेलेवेंट रहते हैं, और आप एक धैर्य रख के जो सब्जेक्ट है उस पर प्रश्न करना है। पर्पज ऑफ द कास्ट, ये उद्देश्य प्रतिभा आनंद में बहुत सरल है कि हमें लाभों से वंचित करना और उच्च समाज को, खासतौर से ब्राह्मण समाज को अत्यधिक लाभ देना, अत्यधिक अनलिमिटेड लाभ देना। उसमें अमानवता कितनी होती है, मानवता की हानि कितनी होती है, उसकी कोई सीमा नहीं। और लेकिन उच्च वर्ण के सबसे टॉप वर्ण जो पहला नंबर ब्राह्मण जो होते हैं, उसको सबसे ज्यादा अनलिमिटेड लाभ देना, और बाकी समाज को कम प्रमाण में कुछ ना कुछ कम कम, और जो आखिर का उसको तो बिल्कुल ही नहीं, उसे गुलामी नहीं, गुलाम से बदतर जीवन जीवन में जीने को पाते। ये इतना समझना सरल अच्छी प्रश्न है, दूसरे लोगों को भी एजुकेशन होती है। लेकिन कल मैंने देखा, ये दीक्षा गौतम झांसी से हैं, उन्होंने कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि अनपढ़ महिलाओं को कैसे समझाया। कल हमारे डॉक्टर तीरथ बाला ने भी उन्हें प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। आज भी उनके माइंड में यही प्रश्न इनडायरेक्टली, कि हम अपने बच्चों को समझाएं कैसे। आप समझाने की बात बाद में कीजिए, आपको सिखाना तो बाद में है, पहले आपका एटीट्यूड समझने का होना चाहिए। आज ये ट्रेनिंग में समझने का एटीट्यूड अगर हुआ कि मैं कास्ट को समझने में कहाँ कम पड़ रही हूँ, अगर ये एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया, ये दृष्टिकोण आपने मान है कि मुझे समझने की पराकाष्ठा करना है, समझने की पराकाष्ठा करना है, तो आप देखोगे कि आपके बहुत सारे उत्तर आप खुद ब खुद क्लियर करो। कोई आपको बताए, हाँ थोड़ा बहुत आप अपने सहेलियों से और अपने जितने भी ट्रेनर्स हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करके, हमारे ट्रेनर से आप फोन पर भी बात कर सकती हो, इनसे कभी भी बात करने का आपको रहेगा। आप आज ही नहीं, वैसे भी कुछ घर पे अड़चन आती है किसी प्रकार की, इससे बात कर सकती हो। आप आपस में सहयोगी बनना चाहिए ना, जैसे पुरुष पुरुष आपस में सहयोगी होते हैं, महिलाओं ने भी आपस में बहुत बड़ा मजबूत सहकारिता विकसित करना चाहिए। तो आपका मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जो सब्जेक्ट दिया जा रहा है उस पर प्रश्न आना चाहिए,
कि हम गुलामी बनाने का पर्पज क्या है। अरे आपको पढ़ने लिखने की छूट नहीं दी जा रही है, लड़का लड़की में भेद मानते रहे हैं। ये उस कास्ट का फिनोमेना है कि आपको अच्छा जीवन नहीं जीने दिया जाए, आपके संस्कारों में गुलाम किस तरह से रहें, भेद कैसे बने रहे, और आप जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहें और अपना समय पास कर दें और मर जाएं। बेहतरीन जीवन जीने की आप कल्पना भी ना कर सकते। अरे यही तो कास्ट का उद्देश्य है। कास्ट इसलिए बनाई कि हम गुलाम और बदतर गुलाम बने रहें, और बदतर गुलाम बने रहेंगे तो ये चीज हमारे साथ भेदभाव होता है। हम अपने आपस में भेदभाव करते रहेंगे, महिलाएं महिलाओं के साथ भेदभाव करती रहेंगी और भेदभाव से परेशान भी होती रहेंगी, भेदभाव भी करते रहेंगे और भेदभाव से परेशान। इसलिए आपका सेंट्रल पॉइंट कि जो विषय उसे समझने पर और समझने में कहाँ कम पड़ रहे हैं वो प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन उत्तर मिलेगा, आपको बहुत बेहतरीन। आप व्यवहारिक प्रश्न जो करने जा रही हो कि मैं लड़का लड़की को भेद करते हैं, महिलाएं लड़की के साथ बहुत अलगाव कम आपुलकी रखते हैं, लड़के के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं, ये है फैक्ट है ना। ये तो आप नहीं, हर कोई जानता है, इस चीज को समझ रहा है। और लेकिन इसका इलाज, इसकी जड़ में जो कास्ट है, एक कास्ट नाम का शैतान हमारे दिमाग में घुसा है, वो हमें परेशान कर रहा है ना। वो शैतान को हम किस तरह से समझ लें और अपने अंदर उसे किल करें। अभी देखिए जो आपने सामने उत्तर देने वाली, समझाने वाली महिलाएं आ रही हैं, डॉक्टर तीरथ बाला का उदाहरण ले लीजिए। आपको देखिए उन्होंने किस तरह से समझाने की, तो उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से विकसित हुआ है। उन्होंने भेदभाव का प्रारंभिक जीवन में महसूस किया होगा, लेकिन वो एक गायनोकोलॉजी के डॉक्टर्स भी हैं, बीमारी को समझते भी हैं, गहराई से समझकर और वो अपने लेवल पर टैकल करती है। हमें उसी लेवल पर समझने की कोशिश करना है जिस लेवल पर हमारा समझाने वाला समझता है। हमें समझाने वाला या समझाने वाली जिस लेवल पर समझ रही है, समझ कर हमें उस लेवल पर पहुंचना है और एक टारगेट रखना है कि मुझे इन 5 विषय, जो 5-5 टुकड़ों में करके एक एक विषय को समझाया जा रहा है, ये 5 विषय हमें खुद ब खुद मास्टर होना है। और जैसे जैसे आप एक एक सब्जेक्ट के मास्टर होने लगोगे तो आपके प्रश्नों की क्वालिटी बढ़ने लगेगी। आपके प्रश्न इतने बेहतरीन आएंगे कि भाई पर्पज ऑफ द कास्ट हमको पढ़ने लिखने देने ही नहीं था, क्या कुछ और भी था? हमारी नौकरियों में हमें अच्छी जगह पर जाने से रुकावट है क्या? हम अच्छा जीवन जुगाड़ने, अच्छे घर मकान, अच्छा रहन सहन, अच्छे आचरण करने में रुकावट है क्या? ऐसी चीजें हमें सोचना चाहिए कि ये कास्ट ने हमें किस प्रकार से गुलाम बनाने की योजना बनाई। 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। कास्ट, व्हाट इज कास्ट? कास्ट का अगर आप लोग एक पहले लेक्चर को समझ गई होगी, क्योंकि पहला दिन का लेक्चर प्रतिभा आनंद का काफी अच्छा था। एनक्लोजनेस, बंद प्रवृत्ति। अगर ये बंद प्रवृत्ति का स्वभाव अगर हम समझ जाएं तो फिर हम ओपन होने की प्रक्रिया करेंगे। हमारा माइंड खुले मन से, और हम जब खुले मन के बनेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अडॉप्ट करेंगे। अब खुले मन के होंगे तो हमारा मन मस्तिष्क कई तेजी से आगे दौड़ेगा। हम खुले मन से सोच विचार करने वाले बनेंगे। तो कास्ट की एसेंस, कास्ट का स्वभाव, कास्ट की प्रवृत्ति, कास्ट का मैकेनिज्म जितना ज्यादा गहराई से हम समझेंगे, हम कास्ट को से लड़ने के लिए उतने ज्यादा बलवान बनेंगे। बलवान ताकत कहीं बाहर से नहीं होगी, इस शैतान को समझने में ही हमारी ताकत कई गुना बढ़ती है। और जिस जिस प्रमाण में हम इस शैतान को, या कास्ट नाम के शैतान को समझेंगे, उस प्रमाण में मनुवादी व्यवस्था कमजोर होती है। वो देखते हैं कि इतने लोग ज्यादा से ज्यादा 100% इग्नोरेंट बना के रखें तो उनका गुलामगिरी का जीवन, गुलामगिरी की व्यवस्था कामयाब है, मनुवाद कामयाब है। लेकिन जितने ज्यादा प्रमाण में हम गुलामगिरी के स्तर से इस कास्ट नाम के शैतान को समझने लगेंगे, हम स्वाभाविक रूप से उस चंगुल से अपने आप को निकालेंगे। जितने प्रमाण में हम कास्ट नाम के फिनोमेना से, कास्ट नाम के शैतान के प्रभाव से मुक्त होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, हम आजाद बनते हैं, उसी प्रमाण में मनोभाव कमजोर भी होने लगता है। ये भी हमें ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं, हिंसा की लड़ाई भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने समाज को इस कास्ट नाम के शैतान को समझाने वाले बन जाए, समझने वाले बन जाए।
समझने और समझाने वाले बन जाएं तो हमारी 50 प्रकार की बीमारियां लड़ने का हमें साहस पैदा हो जाता है, दृष्टि मिल जाती है, विजन मिल जाता है और हमारी मिशनरी स्पिरिट कई गुना बढ़ जाती है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अभी हमने कास्ट क्या है, कास्ट किसने बनाई और कास्ट बनाने का उद्देश्य पर्पज क्या है। अभी आपको दो और भी विषय कल और परसों में बताए जाएंगे, सोमवार और मंगल को, कि कास्ट कौन नष्ट कर सकता है। अब ये तो बात बहुत है कि कास्ट नष्ट कौन कर सकता है। अगर ये चीज हमारे दिमाग में आ गई तो हमारी लड़ाई लड़ने का तरीका भी बदलेगा, हमारा हमें आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ेगा। और कास्ट कौन नष्ट कर सकता है ये मालूम पड़ जाए और उसमें अपनी भूमिका के बारे में भी हमको एहसास हो जाए, तो कास्ट कैसे नष्ट की जा सकती है वो बात हमको ज्यादा समझ में, कास्ट कैसे नष्ट हो सकती है। अगर ये समझ में आ गया तो हमारी लड़ाई लड़ने की जिद, डिटर्मिनेशन, संकल्पबद्धता कई गुना बढ़, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी नजर आ जाने आने। आपको 5वें प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते आपको कई प्रकार की संभावना समझ में आने लगी और जो संभावनाओं को देखने लगता है तो फिर उसे कास्ट नाम के शत्रु का तो वो मर्डर किए बिना चुप नहीं रहता। ये स्वभाव है। ये 5 दिन के लेक्चर 5 सब्जेक्ट कास्ट पर जितनी गहराई से आप समझेंगे, क्योंकि इस देश में मनुवादी के खिलाफ जो मूवमेंट चलना था, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, हमने अपने एनालिसिस में ये पाया कि हम कहीं तो भी इस कास्ट नाम के शैतान को समझने में कम पड़े, कास्ट नाम के शैतान को समझने में कम पड़े। ये हमने माना है और इसीलिए हमने इसे समझा है। और 21वीं शताब्दी के परिवेश में, 21वीं शताब्दी के ओरिएंटेशन में, 21वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि में हमने कास्ट को डायग्नोज करके आप लोगों में समझाने वाले पैदा करने की कोशिश की। ये जो आपको ट्रेनर है, इनका काम आपको समझाने वाला बनाना है। इसलिए आप समझने की कोशिश विषय को ध्यान में रख के कीजिए और प्रश्न कीजिए। मैं कुछ कल संडे है और हम कल की मीटिंग शाम को 7 बजे से होती है, तो 7 बजे से 9 बजे मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। मैं रोजाना आप लोगों के बीच में दखल देने के लिए नहीं आ रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी महिलाएं ट्रेनर्स और उनके उत्तर देने वाली बेमिसाल तरीके से वो प्रश्नों को उत्तर दे रही हैं, बहुत गहराई से, बहुत मैच्योरिटी से। कोई भी ब्राह्मणवादी महिलाएं हमारी महिलाओं का मुकाबला करने में अब सक्षम नहीं दिखेंगी, उनमें कहीं ना कहीं कमतरता नजर आएगी कि कोई मनुवादी व्यवस्था की महिलाएं हमारी महिलाओं का मुकाबला करते हैं। अगर हम आपस में तैयारी करके 1000 ट्रेनर डेवलप कर ले गए महिलाओं में, 1000 बहुत बड़ी बात है। आपको अलग, अभी जैसे दीक्षा गौतम बोलने का बहुत अच्छा लहजा है। आप ट्रेनर बनने का स्वप्न देखिएगा कि आपने ट्रेनर बनना है। रितिका बहुत अच्छा प्रश्न करती है, बहुत अच्छी ट्रेनर बन सकती है। ये त्रिवेणी मैडम ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे को अब बच्ची हमारी जो जसप्रीत कौर, बहुत ही अच्छी तरीके से, बेटे तुम अपने आप को बच्ची नहीं समझिए, यू आर द स्टूडेंट। और इस समय जो भी आपके सामने, या आपसे कोई चाची है, काकी है, मामी है, आई है, माँ है, कहीं हमारे बरोबर की, मतलब इस प्रकार के हमसे बुजुर्ग भी हैं, हमसे बरोबर की महिला हैं, आप यहाँ पर सारे के सारे विद्यार्थी हैं। यू ट्रीट देम ऑल आर स्टूडेंट, यू आर अमंग वन ऑफ स्टूडेंट्स। और आप उस हौसले के साथ अभ्यास कीजिए, प्रयत्न कीजिए और आप आने वाले समय में हम आपको हजारों स्टूडेंट आपके सामने खड़े होंगे और आप इस प्रकार से उनको समझा रही होंगी कि कास्ट है क्या वाला, इस शैतान किस प्रकार का है। आप जिस दिन एक्सप्लेन कर रही होगी तो पूरा का पूरा पंजाब खड़ा, क्योंकि हमारे बीच में यही तो कमतरता रही है कि समझाने वाले नहीं बनते। पूरे इंडिया में अगर 1000 महिलाएं भी अगर समझाने वाली बनती हैं, स्वप्न देखिएगा और स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न, यहीं पर इसी को तो हम डेलिब्रेट एफर्ट्स, पराक्रम, प्रयत्नों की पराकाष्ठा कहते हैं। प्रयत्नों की पराकाष्ठा यही है, कहीं अलग से नहीं है। तो मैंने आपके सामने बहुत सारी भाषाएं डिटेल कर दी, मुझे यहीं पर अपने आप को विराम देना चाहिए और बेहतरीन प्रश्न कीजिए और जो सब्जेक्ट समझाया जा रहा है उसका अभ्यास करके आइए, पढ़िएगा। एनिलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियां और जात पात का नाश, ये 2 पुस्तकों का अभ्यास आप घर में 2 पेज 10 पेज पढ़ने का कोशिश। यहाँ लेक्चर सुनने के साथ साथ अगर पुस्तक को भी पढ़ोगी तो प्रश्न करने में आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। उसी से
आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन फिलॉसफी समझ में आएगी, थिंकिंग स्किल समझ में आएगी, कॉपरेशन समझ में आएगा। अगर आप ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ को नहीं पढ़े तो इस ट्रेनिंग में हम कहीं ना कहीं अपूरे महसूस करोगे, यार मुझे फिर से ट्रेनिंग में जाना चाहिए। अगर पहले ही इस 5 सब्जेक्ट की ट्रेनिंग आप ले ली तो आपको दोबारा ट्रेनिंग में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो दोबारा ट्रेनिंग के लिए यहाँ बैठ रहे हैं, उस मंडली में बैठ रहे हैं, मैंने देखा वो इसलिए कि उन्होंने सब्जेक्ट को गहराई से समझने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझ। इसलिए आप लोग अपने काम में जिद से जुड़ रहिए। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, आपने एक वैल्यूएबल गाइडेंस दिया और हम चाहेंगे आप हमारे साथ हर सेशन में जुड़े और आपका मार्गदर्शन और आपका सहकार हमारे साथ रहे। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर मिथिलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम आप आज के इस सेशन को कंक्लूड करें। श्रीमंत डॉक्टर मिथिलेश जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, ऑडिबल। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी PR सर का, जिन्होंने महिला टीचर ट्रेनिंग का ये कैंप आयोजन करने का सोची और इसे सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में महिलाओं के योगदान के लिए। उसके बाद मैं प्रतिभा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने इतने सरल तरीके से कास्ट को समझाने का प्रयास किया। जैसे कि वो लगातार 3 दिन से व्याख्यान दे रही थी कि कास्ट क्या है, कास्ट किसने बनाई, कास्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, उनका जो कंक्लूजन है, उन्होंने बताया कि कास्ट एक मानसिक अवधारणा है। ये एक कास्ट इज ए नोशन और ये एक मानसिक अवधारणा है, न कि ये फिजिकल बैरियर। ये मनुष्य को के मानसिक प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। फिर ये बनाई गई किसने इसको बनाया? ये मनुवादियों का एक विचार पूर्वक सोचा समझा हुआ एक प्रोजेक्ट है, जो भारत में मूल निवासियों को दास बनाने के लिए बनाया गया है। फिर उसको उनका पर्पज क्या था? फिर उनका पर्पज रहा है कि जो भारत के मूल निवासी हैं उनको अपना गुलाम बनाकर उनसे काम करवाना और मनोवादी व्यवस्था को बहुत अधिक संख्या में लाभ पहुंचाना और बहुजन समाज के सारे अधिकार छीनने के लिए इस कास्ट यानी जाति प्रथा, जाति नामक दानव का उन्होंने निर्माण किया है सोच समझ करके, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसको दूर करने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जाति को, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को जब हम रेज करते हैं तो उसका आंसर उसी में ही छुपा होता है। तो जाति क्या है ये हमें पता चली, कि जाति बनाई क्यों गई ये भी पता चली, और मतलब किस पर्पज से बनाई गई। तो अब इसके जो भी है वो हमें निवारण के साधन भी हमें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। इसका जो मूल मतलब हम इसे खत्म कैसे कर सकते हैं, इसको एनिलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसको एनिलेट करने के हमें तरीके देखने पड़ेंगे, जैसे कि कोऑपरेशन है, थिंकिंग स्किल है, तो उनके माध्यम से हम इसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कास्ट का जो अपोजिट वर्ड है कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन के द्वारा हम कास्ट को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि समाज में कास्ट नाम का जो ये दानव है इतनी बुरी तरह से फैल चुका है कि ये हमारे जो बहुजन समाज है या हमारे मूल निवासी जो लोग हैं उनका बहुत हद तक नुकसान किए जा रहा है। तो इसके लिए हमें समझना होगा और समझाना होगा। तो जैसे कि PBSP का स्लोगन है, समझने वाले को समझना होगा और समझ के समझाना होगा, और अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा। धन्यवाद। नाइस।